Good morning, students. Yesterday we have seen up to the difference between adsorption and absorption. Okay, today we will see mechanism of adsorption. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एड्जॉर्प्शन होता कैसे है, क्या फिनोमिनन इन्वॉल्व है इसमें. ठीक है, उससे पहले एक टर्म है बच्चों, दैट इज़ जॉर्प्शन. व्हाट इज़ जॉर्प्शन, ये हमें समझ लेना चाहिए. अभी हमने एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की डिफरेंसेस देखे, लेकिन ये डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ नहीं हो सकता. कई बार ऐसा भी होता है कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है. ठीक है, तब उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं जॉर्प्शन. ठीक है, मतलब एड एब दोनों हटा दो, बच जाता है केवल जॉर्प्शन. ठीक है, तो यू विल गिव द हेडिंग जॉर्प्शन, दिस वन, एंड यू विल राइट दिस डेफिनेशन ऑफ जॉर्प्शन. ठीक है, व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड आप या सिंपली सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉर्प्शन इज इक्वल टू एड्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन. अब हम लोग देखेंगे कि एड्जॉर्प्शन एक्चुअल में होता कैसे है. ठीक है, for this we will move towards the board. Let me come to the board. So let me rub this. Okay, now we will see what is the mechanism of adsorption. adsorption में क्या होता है बच्चों, आपने किसी लिक्विड पे अगर एड्जॉर्प्शन हो रहा है या किसी सॉलिड सरफेस पे भी एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तो क्या होता है कि आपने फिज़िक्स में भी ये पढ़ रखा होगा, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, यहाँ पे दिस इज़ लिक्विड, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर गैस है. ठीक है, यहाँ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर गैस है या कोई अदर मीडियम, मतलब देयर इज़ चेंज ऑफ मीडियम. दिस इज़ इंटरफेस. हमने सरफेस की बात पढ़ी थी ना, ये इंटरफेस है या सरफेस है. ठीक है, तो अभी एड्जॉर्प्शन में होता क्या है कि अंदर का जो पूरा फोर्स है दैट इज़ इक्वल. अंदर के जो पार्टिकल्स हैं सब एक ही हैं, तो अंदर जितना भी फोर्स लग रहा है दैट इज़ ऑल इक्वल. ठीक है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो अंदर में कोई भी हमें रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिलता. लेकिन जब हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ डिफरेंट हैं. ठीक है, तो ऊपर तो अट्रैक्ट वो फोर्स लग नहीं पाता, लेकिन अंदर के जो मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो अंदर की तरफ तो फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया. ठीक है, तो यही अट्रैक्टिव फोर्स जो है, दिस इज़ द कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन. दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज़ द कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन. आई बात समझ में? तो एड्जॉर्प्शन होता क्यों है? बिकॉज जो पार्टिकल्स किसी एक एड्जॉर्बेंट बोलते हैं ना हमको, जिसमें एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, जो एड्जॉर्ब हो रहा है उसको एड्जॉर्बेट बोलते हैं. तो जो एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर हैविंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है, और ये सारे फोर्स म्यूचुअली बैलेंस्ड हो जाते हैं, एक्सेप्ट कौन सा फोर्स छोड़ करके, जो सरफेस पे है. सरफेस वाला बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए सरफेस पे एक इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ सरफेस पे एड्जॉर्ब होती है. दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन. ठीक है, अच्छा, अब चूँकि हमने कल पढ़ रखा है कि एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन. ठीक है, तो ये बात आप अपने वर्ड्स में लिख लेंगे. ठीक है, मैकेनिज्म के लिए एक लाइन में, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप इसको लिख लेंगे. दिस फोर्स इज़ नॉट दिस, या आप सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, लेट मी रब दिस. सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, ऐसा ही बना लीजिए, चाहे आप सॉलिड पे बना लीजिए. आपको लिख देना है कि दिस अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, ये जो सरफेस पे अट्रैक्टिव फोर्स है, बस आप यहीं पे लिख दीजिए. ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, सॉरी,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नॉट बैलेंस्ड hence causes adsorption। ठीक है, यहीं पे आपको लिख देना है ये। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया आपको कि आपको क्या लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा बच्चों कि एड्सॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, तो अगर ये सरफेस फिनोमिनन है, इफ़ दिस इज सरफेस फिनोमिनन देन it should be depending on the surface area। ठीक है, तो अगर हमें एड्सॉर्प्शन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, ये भी आप चाहे तो कॉपी में, चाहे नहीं आपको लिखना ही है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज एड्सॉर्प्शन we should increase the surface area। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे क्या होगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ाएंगे किसका, एड्सॉर्बेंट का। ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, पर साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी नहीं करना है। ठीक है, तो आप ये लाइन भी लिखेंगे, टू इंक्रीज एड्सॉर्प्शन वी शुड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, सॉरी एड्सॉर्बेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अभी यहाँ क्या क्या लिखना है। ठीक है, अब अभी मैकेनिज़्म में इतनी सी बातें नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। हम डेल्टा जी के बारे में जानते हैं, डेल्टा एच के बारे में जानते हैं, हमें मालूम है कि डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी अभी हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, एक्चुअली एड्सॉर्प्शन में होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एड्सॉर्प्शन में है वो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, अभी आपने देखा कि सरफेस पे क्या हो रहा है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि सरफेस पे जब हम कहीं भी एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं, चाहे वेदर इट इज़ लिक्विड और सॉलिड, तो सरफेस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कहीं से बैलेंस नहीं हो पा रहा। ठीक है, और यही अट्रैक्टिव फोर्स एड्सॉर्प्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो अंदर फोर्सेस हैं चारों तरफ हैं, इक्वल है, इसलिए नलीफाई हो जा रहे हैं। ठीक है, अंदर जो फोर्सेस हैं इक्वल है चारों तरफ, लेकिन सरफेस पे फोर्सेस क्या है, सिर्फ एक साइड, वन साइडेड है। इट मीन्स there is decrease in surface forces, sorry, it means there is, here it is gone, sorry, it means there is decrease in surface forces at the सरफेस पे क्या होता है, सरफेस फोर्सेस कम है जिसकी वजह से, क्योंकि वन साइडेड है, बाकी जगह तो चारों तरफ है। ठीक है, तो सरफेस फोर्सेस कम होंगे, तो सरफेस फोर्सेस के कम होने की वजह से सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है,
सो आप आगे ये भी लिख लेंगे, जितनी चीज़ें मैं बच्चों टेक्स्ट में टाइप कर रही हूँ या डायग्राम ड्रॉ कर रही है सब आपको लिखना है, ठीक है। देयर इज डिक्रीज इन सरफेस फोर्सेज एट द सरफेस विच causes decrease in surface energy, which causes decrease in surface energy, ठीक है। तो अब सरफेस एनर्जी भी कम होगी, तो ये जो एनर्जी कम हुई इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होगी, तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। ठीक है, यही सरफेस एनर्जी जो है वो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन के फॉर्म में रिलीज होगी, ठीक है। तो ये आगे हम लोग ऐड कर लेंगे, विच कॉजेज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी एंड रिलीज्ड in the form of in the form of हीट ऑफ, या सिर्फ आप हीट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हीट कौन सी हीट है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस एनर्जी में डिक्रीज होगा जो कि हीट के फॉर्म में रिलीज होगा, और वो हीट होगी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। इसका मतलब अगर हम सरफेस एनर्जी एड्सॉर्प्शन को देखें तो एड्सॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, इतना आप लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लेट मी क्लियर दिस पेज फर्स्ट, ओके आप रहने दीजिए या फिर, ठीक है। यहाँ पे अनदर टेक्स्ट में टाइप कर रही हूँ। लेट अस यूज सम डिफरेंट कलर, ठीक है। सॉरी, actually I am not very much used to this method, but I will learn this for you because it is better method to understand any concept. Okay, we will write here. So क्या हम लोग समराइज कर सकते हैं, जितना हमने लिखा उसके बारे में हम लोग क्या समराइज कर सकते हैं, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका एंथैल्पी चेंज क्या होगा, एंथैल्पी चेंज के बारे में ये सब हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बच्चों। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट कुड बी इट्स एंथैल्पी चेंज, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। देन अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए, so the enthalpy change means delta H. How to type delta here, let me see, is there any delta, no, okay, ये हो गया डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब, सॉरी, एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब है कि दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव फोर्स से सरफेस के
मॉलिक्यूल्स जो है वो बंधे हुए हैं, ठीक है। तो जितना फ्रीडम नीचे के मॉलिक्यूल्स को है उतना फ्रीडम ऊपर के मॉलिक्यूल को नहीं है। तो रैंडमनेस, जो हम अगर रैंडमनेस को काउंट करें तो रैंडमनेस हमें सरफेस पे कम मिलेगी इन कंपैरिजन टू द इनसाइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऊपर के मॉलिक्यूल थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, उनमें रैंडमनेस कम है, ठीक है। ये रैंडमनेस क्या होता है? रैंडमनेस को ही हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। तो अगर आप आप मॉलिक्यूल में अंदर देख रहे हो तो अंदर जो रैंडमनेस है वो काफ़ी अंदर के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के मॉलिक्यूल्स उतने फ्री नहीं है। तो यहाँ रैंडमनेस क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। एंड रैंडमनेस इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी, जो हम लोग डेल्टा एस पढ़ते हैं, दैट इज़ रैंडमनेस, ठीक है। रैंडमनेस का मेजरमेंट है वो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा एच तो नेगेटिव है ही, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लाइन और ऐड करेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव डिक्रीज इन, मुझे लगता है टेक्स्ट लिखना ज़्यादा आसान है, रैंडमनेस, ठीक है। आप ये लिख लेना, सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव डिक्रीज इन रैंडमनेस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। एंड डिक्रीज इन रैंडमनेस इज डिक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है। मैं इस पेज को बच्चों रब करती हूँ, ठीक है। लेट अस सी, आप लिख लेना डिक्रीज इन, लेट मी राइट द टेक्स्ट, आगे ये आप ऐड कर लेना, डिक्रीज इन रैंडमनेस इज डिक्रीज इन एंट्रोपी, ओके। सो अब क्या है? अब डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा यहाँ? डेल्टा एस, सॉरी, डेल्टा एस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, ठीक है। मतलब एंथैल्पी चेंज तो नेगेटिव था ही, एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव होगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन रैंडमनेस और डिक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है। डिक्रीज इन डेल्टा एस वैल्यू मीन्स डिक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है। आप ये लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक रिएक्शन पढ़ रखा है, एक इक्वेशन पढ़ रखा है, सॉरी रिएक्शन नहीं, इक्वेशन पढ़ रखा है। क्या है वो इक्वेशन? डेल्टा जी का इक्वेशन हमने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। वो क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, सॉरी, टी डेल्टा एस, सॉरी, ठीक है। ये हमने इक्वेशन पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है, इफ़ दिस वन इज़ नेगेटिव एंड दिस वन इज़ नेगेटिव, तो यहाँ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, और ये भी वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव में से पॉजिटिव घटाने के बाद ये वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी जब ये नेगेटिव वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू, मतलब एंथैल्पी चेंज का डिक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ठीक है। ये भी क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव कब होगा? जब ये डेल्टा एच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, ठीक है। नहीं तो, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ तो मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर कहीं ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस टाइम पे 0 हो जाएगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल बिकम 0, और वैल्यू डेल्टा जी की जब 0 हो जाती है, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन,
ठीक है। तो अभी आप पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे दिस शुड बी सफिशिएंटली नेगेटिव, ठीक है, टू सॉरी फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, ठीक है। सो डेल्टा एच शुड ऑल्सो बी सफिशिएंटली नेगेटिव, ये बात आप लिखेंगे। और डेल्टा जी ज़ीरो कब होगा? जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी, और जब डेल्टा जी ज़ीरो हो जाए दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इतने से हमने मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ा। कल हम लोग टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ हम फिजियोप्शन और केमिजॉप्शन और उसके डिफरेंसेस को देखेंगे, ठीक है। तो आपको अभी तक मैंने जितना समझाया उतना आपको लिखना है और लिख करके मुझे अपनी कॉपी को शो करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।